Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and studying hard. Okay? मैं हूँ रुचिता। चलिए आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें। चलिए लेट्स बिगिन। So the first current news that we have related to geography is the Kilauea volcano. ठीक है, Kilauea इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये पार्ट है हवाई आइलैंड का। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम जानते हैं। यहाँ पर क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली फिर से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ऑलराइट, नाउ दिस वॉल्केनो इज़ द यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव। ठीक है, अब जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपको इस तरीके से टर्म्स को पिक करना है। क्या है, एक तो यंगेस्ट है और मोस्ट एक्टिव है, दोनों चीज़ें हैं। यंग है इसलिए ज़्यादा एक्टिव है, राइट? ओके, और ये कहाँ पर आता है? हवाईयन आइलैंड में तो आता ही आता है, लेकिन इसकी जो पर्टिकुलर आइलैंड है, जिस आइलैंड में ये लोकेटेड है, उसका नाम क्या है? बिग आइलैंड। आइलैंड का नाम ही क्या है? बिग आइलैंड। ओके, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं। और इसका टाइप ऑफ वॉल्केनो क्या है? तो ये शील्ड वॉल्केनो है। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। पहले आपने इसकी लोकेशन जान ली है। ठीक है, हवाईयन आइलैंड में एक और आइलैंड है बिग आइलैंड, वहाँ पर ये वॉल्केनो सिचुएटेड है। यंग है और इसलिए मोस्ट एक्टिव भी है। ऑलराइट, तो कुछ डायग्राम्स के ज़रिए हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शंस है ये 1790 से लेकर 2018 तक के वॉल्केनिक इरप्शंस हमें यहाँ पे बताए गए हैं। मतलब आप देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंटली वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। ऑलराइट, अब हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी? शील्ड वॉल्केनो, है ना? तो शील्ड वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनोज के भी टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है शील्ड वॉल्केनो। इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो हाइट है वो कम होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट कैसी है? कम हाइट है ना, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑलराइट, एक प्रॉपर्टी समझ में आई, हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है, ये हुई एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो जहाँ से लावा निकलता है, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है और बाद में वो लावा बन जाता है ना, तो जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है वो जो सेंट्रल वेंट है, वो जो ओपनिंग होती है वो इसकी वाइड है, बड़ी ओपनिंग होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, लावा भी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरी बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। इस तरीके का जो वॉल्केनो होता है ये बहुत फ्लोई नेचर का होता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करता है। और इस तरीके से क्या हो जाता है, ये क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है, फैलता भी ज़्यादा है क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है। तो इस तरीके से परत दर परत इसकी बनती जाती है और ये ज़्यादा क्या दिखता है? घना दिखता है। और इस तरीके से ये अपने आसपास क्या बना लेता है? शील्ड बना लेता है, इसीलिए इसका नाम है शील्ड वॉल्केनो। ऑलराइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। ओके, और क्योंकि ओपनिंग बड़ी है तो बड़ी मात्रा में ये बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आगे देख लेते हैं। एंड इट इज़ नियरली कॉन्स्टेंटली इरप्टिंग फ्रॉम वेंट्स आइदर ऑन इट्स समिट कैल्डेरा और ऑन दी रिफ्ट जोन्स। यानी रिफ्ट जोन्स क्या होते हैं? जहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होता है। जैसे ये दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ठीक है, अब जब ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, इनमें जब दूरी बढ़ जाएगी तो ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट। ये एक फॉल्ट क्रिएट हो गया। इसी के अंदर फिर एक रिफ्ट वैली अपना जन्म ले लेती है। ठीक है, वो भर जा, अब खाली जगह है वो किसी न किसी तरीके से तो भर जाएगी ना, तो इसी चीज़ को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, तो या तो इस वैक्यूम एरिया में से उसमें जो इरप्शंस होते हैं, और या तो कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होती है? ये चीज़ होती है पूरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये ओपनिंग्स दिख रही हैं, है ना, और फिर जो उसके आसपास का जो ये चीज़ बन जाती है उसे हम कैल्डेरा कहते हैं। ऑलराइट, चलिए। किलाउया हैज़ अ लार्ज समिट कैल्डेरा विद अ सेंट्रल कैरेक्टर, और इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उस चीज़ को नाम दिया गया है। क्या नाम है? हेले माओ माओ। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अकॉर्डिंग टू हवाईयन लेजेंड्स द होम ऑफ द फायर गॉडेस पेली। ठीक है, उनके लिए ये बहुत एक होली चीज़ है। ठीक है, शील्ड वॉल्केनोज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दैट टेंड टू इरप्ट बसल्ट लावा। बसल्ट लावा होता है जो कि वेरी फ्लूइड होता है। जब वो इरप्ट होता है वो बहुत ही फ्लोई नेचर में इरप्ट होता है। ठीक है,
Although shield volcanoes are largest volcanoes on earth, they do not form soaring mountains with conical peaks. ये लाइन को आप ध्यान से समझिए, वो कैसे माउंटेन्स फॉर्म नहीं करती हैं, सोअरिंग माउंटेन्स जिनकी कॉनिकल पीक्स हो। कॉनिकल पीक समझ है ना, ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड। यहाँ पर अभी हमने जस्ट देखा, क्या यहाँ पर एक पॉइंटेड पीक बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये खुद ही बहुत वाइड है, राइट, वाइड ओपनिंग है। तो क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है, इनकी हाइट कम रह जाती है, हाइट इनकी ज़्यादा है ही नहीं, इसीलिए ये कॉनिकल पीक्स वाले माउंटेन्स को फॉर्म नहीं करती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। देखिए, एक न्यूज़ के ज़रिए हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने एस्पेक्ट्स को टच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं और इसी के ज़रिए आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। इट इज़ अबाउट द साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपोरजॉय। ये कैसे अभी इंटेंसिफाई हो रहा है और इससे क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस पे हम थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो जो स्टॉर्म्स है इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन देता है? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है और ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? तो अरेबियन सी में फॉर्म हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो उत्पन्न होते हैं, है ना, उसकी न्यूज़ हम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आया है अरेबियन सी में। ये बिपोरजॉय जो नाम है इसको दिया है बांग्लादेश ने। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? ऐसे साइक्लोन का फॉर्मेशन जून के महीने में होना थोड़ा अनयूजुअल है। दिस इज़ एन अनयूजुअल एक्टिविटी, ठीक है। और जो इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी में, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, मॉनसून पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मॉनसून देरी से आएगा, ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि जो हमारी विंड्स होती हैं जो मॉनसून लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो वीक हो जाएंगी, इस साइक्लोन की वजह से वो वीक पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से मॉनसून फिर लेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। These higher temperatures reaching 30 to 32 डिग्री सेल्सियस फेवर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स। ये जो टेम्परेचर्स बढ़ते हैं इससे क्या होता है? साइक्लोन की इंटेंसिफिकेशन बढ़ती है, ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। इंटेंस होने के कारण जो विंड्स आ रही होती हैं वो फिर वीक हो जाती हैं, वो जिस गति से आ रही होती हैं वो गति उनकी धीमी पड़ जाती है, ओके। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर देता है टू द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, राइट। उसका अराइवल लेट कर देता है और आगे जिस तरीके से वो बढ़ता है उस सारी चीज़ को ये वीक कर देता है, ठीक है। कैसे वीक करता है? बाय डाइवर्टिंग मॉइस्चर अवे फ्रॉम इंडिया द स्टॉर्म कुड फर्दर डिले द मानसून ऑनसेट एंड क्लाइमेट साइंटिस्ट पॉइंट आउट द पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म इंडियन ओशन वार्मिंग, ओके। ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडियन ओशन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा? वार्मर होता जाएगा। वो वार्मर होता गया तो हमारे मॉनसून को बहुत ही बुरी तरीके से वो इफ़ेक्ट करेगा एवरी ईयर। और इसमें एक और बड़ा कारण है जो कंट्रीब्यूट करता है, वो कौन सा है? द डेवलपिंग एल नीनो, बोथ ऑफ विच कैन वीकन द मॉनसून। अब देखिए, जो ये एल नीनो का फिनोमिना है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में इसको अभी के लिए समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फिनोमिना है ये एवरी 2 to 7 ईयर्स में अकर होता है, ऑलराइट। दूसरी बात ये है कि ये किस चीज़ का कारण बनता है? हमने अभी पढ़ा कि ये मॉनसून को डिले कर देता है और ओशन वाटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हीट अप हो जाते हैं। यानी जिस साल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम उसे एल नीनो का इफ़ेक्ट मानते हैं, एल नीनो ईयर मान लेते हैं, इतना इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? जब मॉनसून बिल्कुल नॉर्मल आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा इंडियन ओशन है वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण, हाई प्रेशर कहाँ पे होता है? जहाँ पे वार्मर क्लाइमेट होता है, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट चाहिए हमें और तो वो हाई प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो जाता है और वो डेवलप होने के कारण ही क्या होता है? जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है उनको एक अच्छा पुश मिल जाता है।
उस पुश मिलने के कारण ही जो मॉनसून है हमारा वो बिल्कुल अच्छे से होता है, टाइमली आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। ऑलराइट, अभी के लिए फॉर द टाइम में यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखिए हम इसको आगे समझ लेते हैं इस पिक्चर से। नॉर्मल ईयर में ये होता है, ये जो संबंध है ना इनका, एल नीनो ला नीना, ये इन दोनों के बीच का है। जो पेरुवियन कोस्ट है और जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ये वाला कोस्ट है, यहाँ से जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इन हवाओं को इतना स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है कि वो मॉनसून के रूप में हमारे यहाँ पे आ जाती हैं। तो ट्रेड विंड्स जो है, जो ट्रेड विंड्स ट्रैवल करती हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और वही अल्टीमेटली मॉनसून में रिजल्ट करती है। लेकिन एक एल नीनो ईयर में क्या होता है, जो वार्म वाटर यहाँ पे वेस्ट को आ रहा था। अब देखिए, क्योंकि हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ सामने रखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं वेस्ट किसको बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया को, यानी हमारी वाली साइड को, और ईस्ट क्या हो जाएगा, अमेरिका वाली साइड। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। ओके, दिस इज़ अमेरिका एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा वेस्ट हो गया। इस मैप को खाली आप कंसिडर कीजिए। ओके, तो जब एल नीनो ईयर में क्या होता है, जो वार्म वाटर यहाँ वेस्ट की तरफ आ रहा था वो यहाँ तक आ ही नहीं पाता, यहाँ तक आ ही नहीं पाता, और वो उल्टा कहाँ को चला जाता है, पेरुवियन कोस्ट पे ही रह जाता है, और उसके वजह से वहाँ पे बारिश हो जाती है। वहाँ पे क्या डेवलप होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, और क्योंकि जो वार्मनेस यहाँ पर आनी चाहिए उतनी नहीं आती है, तो जो ट्रेड विंड्स भी हैं वो क्या हो जाती हैं, एल नीनो ईयर में क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ट्रेड विंड्स वीक हो गई तो जो हमारे मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को जो पुश मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है और लेट आती है। ठीक है, देखो ईस्टर्ली विंड्स वीक हो जाती है यहाँ पे, ट्रेड विंड्स, एंड वार्म वाटर मूव्स टू ईस्टवर्ड, यानी यहाँ पे वार्म वाटर चला जाता है। यहाँ बारिश होने के बदले इंस्टेड बारिश हो जाती है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में। ये बात आपको समझ में आई है। तो एल नीनो का मतलब क्या है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, ओशनिक जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से हमारी जो विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली मॉनसून जो है हमारा वो लेट आता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ये न्यूज़ को समझने जितना जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बाकी डिटेल में हम तो आगे टॉपिक्स करने ही हैं हमने सारे, राइट। चलिए थर्ड न्यूज़ की ओर हम चलते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव के बारे में है जिसका नाम क्या है, ओशन सेंसस इनिशिएटिव। Now what it aims? It aims to discover 1 lakh new marine species within 10 years। 10 years तक के समय में हमें 1 लाख न्यू मरीन स्पीशीज़ को क्या करना है, डिस्कवर करना है। ठीक है, इसलिए हमने ओशन का सेंसस निकालने का इनिशिएटिव लिया है। जैसे देश का सेंसस होता है, कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं, एक्सेट्रा, राइट। उसी तरीके से ओशन का सेंसस हमने निकालना है, और ये चीज़ हम करेंगे विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ लाइक हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, DNA सीक्वेंसिंग, मशीन लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलिए आगे इसको और पढ़ते हैं हम। So the scientists estimate that only about 10% of marine species have been formally described। जो marine species हमारे पास अवेलेबल है उसकी सिर्फ अभी तक हम कितनी डिस्कवर कर पाए हैं, डिस्क्राइब कर पाए हैं, ओनली 10%, leaving approximately 2 million species unidentified। Okay, so again what does it plan to conduct? Multiple expedition हम कंडक्ट करेंगे, कहाँ पर, मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। और जो पहला ऐसा एक्सपेडिशन होगा वो कहाँ होगा, बेरेंट्स सी में होगा। कहाँ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, बेरेंट्स सी में होगा। क्या होगा, सबसे पहला जो ओशनिक सेंसस हम निकालना चाहते हैं मरीन स्पीशीज़ का, वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें से एक क्या है, चैलेंजर एक्सपेडिशंस ऑन द सेंसस ऑफ मरीन लाइफ बिटवीन 2000 टू 2010 के बीच में ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, और इन्हीं एफर्ट्स को आगे ले जाते हुए हमने ये सेंसस निकालने की जो इनिशिएटिव है वो ली है। अब ये किसने इस्टेब्लिश किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ना। ये इस्टेब्लिश किया है निपॉन फाउंडेशन
और जो जापान की है, एंड नेक्टन फाउंडेशन जो कि यूके की है। ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के लिए कुछ अच्छा, एनवायरमेंटल दृष्टि से कुछ अच्छा करने की इनकी इच्छा है। ऑलराइट, मरीन लाइफ को ये डिस्कवर करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये कितने ईयर्स तक ये लोग करेंगे, 10 ईयर्स तक, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, और क्या इससे पहले भी ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल लिए गए हैं। दिस इज़ नॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ओके, देन इट इज़ जॉइंटली इस्टेब्लिश बाय निपॉन फाउंडेशन एंड नेक्टन फाउंडेशन। कोई यूएन वगैरह इसमें कोई शामिल नहीं है। यूएन डाल देते हैं तो हम फंस जाते हैं ना, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं यार ये यूएन का ही होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, दिमाग में रखेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा। और जो पहला एक्सपेडिशन है वो कहाँ कंडक्ट करेंगे? बेरिंस सी में कंडक्ट करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो क्या है? ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज़ वेसल। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज़ वेसल जिसका नाम क्या है? MV एम्प्रेस। ओके, MV एम्प्रेस फ्रॉम वेयर टू वेयर? चेन्नई टू श्रीलंका। चेन्नई टू श्रीलंका हमने हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज़ वेसल को लॉन्च किया है। ओके, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नाउ दिस सिग्निफिकेंट इवेंट मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल इन चेन्नई। ओके, तो ये बात तो हमें ठीक है, ये बात पता चल गई। अब ये किन पोर्ट्स तक जाएगी? श्रीलंका तक जानी है, तो कौन कौन से पोर्ट्स तक ये जाएगी क्रूज़? तो 3 पोर्ट्स तक ये जाएगी श्रीलंका के। एक है हम्बनटोटा जो बहुत ही फेमस है, देन है त्रिनकोमाली एंड कांकेसंतुरई। ओके, हम्बनटोटा, त्रिनकोमाली एंड कांकेसंतुरई, ये 3 पोर्ट्स हैं जहाँ तक ये क्रूज़ जो है वो ट्रैवल करेगी। इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया है। और ये कहाँ पे साइन किया गया था? फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, 2022 में कंडक्ट की गई थी, उसमें ये MOU साइन किया गया था। राइट, और गवर्नमेंट के आगे क्या प्लान्स हैं कि वो इसी तरीके के टर्मिनल्स कहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी? अंडमान, पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप, जो कि 2024 तक ऑपरेशन में आ जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, एक तो कहाँ से कहाँ है? चेन्नई टू श्रीलंका, उसके 3 पोर्ट्स तक जाएगी, और इसके अलावा हमने अंडमान, पुदुचेरी और लक्षद्वीप का भी एक टारगेट रखा है। ओके, और फिर जो नंबर ऑफ़ क्रूज शिप्स है उसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 500 कर देंगे 2030 तक, और अप टू 1100 कर देंगे हम 2047 तक। ठीक है, तो ऑफकोर्स इससे क्या बढ़ेगा? हमारा टूरिज़्म बढ़ जाएगा। ऑलराइट, लास्ट जो इवेंट है, लास्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो क्या है? NHPC लिमिटेड एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ये 2 कंपनीज एंड नेपाल साइंड एन MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकोत करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। ठीक है, ये दोनों जो कंपनीज़ हैं ये हमारी कंपनीज़ हैं, और इन दोनों कंपनीज़ ने मिलके नेपाल के साथ क्या किया है? MOU साइन किया है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। कितने मेगावाट का है? 480 मेगावाट का है। ऑलराइट, सो द फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन कालीकोट डिस्ट्रिक्ट, करनाली प्रोविंस ऑफ नेपाल में आता है, और करनाली रिवर भी है वहाँ पे। ठीक है, तो उसी पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने पहले ही पढ़ी, ये 480 मेगावाट का है, और एनुअल जनरेशन 2448 गीगावाट का बन जाएगा। ओके, बस इसमें फिर इतनी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हमने क्या ध्यान में रखना है? ये चीज़, NHPC एंड विद्युत उत्पादन कंपनी जो है उसने नेपाल के साथ MOU साइन किया है। ऑलराइट, चलिए अब हमने हमारे करंट इवेंट्स देख लिए, अब अपने आप को टेस्ट करने का समय आता है। तो चलिए हम MCQs देख लेते हैं। रेडी फॉर द टेस्ट? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज़ किलाउया वोल्केनो कैन बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ वोल्केनो। हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि ये किस टाइप का वोल्केनो है। सबसे पहले आप याद कीजिए ये एक्टिव है कि नहीं है? है। क्यों एक्टिव है? यंग है तो एक्टिव भी है ना। और ये किस टाइप का वोल्केनो है? सिंडर कोन है क्या?
फिशर वेंट, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये तो हो ही नहीं सकता, हमने शुरू से पढ़ा एक्टिव वॉल्केनो है। तो कौन सा वॉल्केनो है ये? पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर सोच लीजिए। चलिए, तो फिर यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? शील्ड वॉल्केनो, है ना। शील्ड वॉल्केनो है ये। इसकी क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इसकी हाइट कम होती है ना, और विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट फुकोट कर्नाली प्रोजेक्ट। नेपाल वाला जो अभी हमने प्रोजेक्ट पढ़ा उसके बारे में ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एन MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन NHPC, NTPC एंड नेपाल। आपको याद करना है कि इनके बीच में ये MOU साइन हुआ था। नेपाल तो है ही, है ना, बाकी आप देख लेंगे। और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 900 मेगावाट की है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर सोचिए। चलिए, तो क्या है यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, जो MOU है वो किसके बीच में साइन हुआ था? नेपाल तो है, ये तो करेक्ट है। NHPC भी करेक्ट है, लेकिन क्या NTPC था? नहीं था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ किसके बीच में था ये प्रोजेक्ट MOU। तो ये NHPC के बीच में था, नेपाल तो है ही, लेकिन बीच में कौन सी कंपनी थी? विद्युत उत्पादन कंपनी एंड नॉट द NTPC। ऑलराइट, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाता है रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या बताया है? इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 900 मेगावाट। वॉज इट 900 मेगावाट? नो, इट वॉज हाउ मच? 480 मेगावाट। ठीक है, तो ये वैसे भी थोड़ा ज़्यादा लगता है ना, इतनी हो नहीं सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया एंड आंसर होता है नन ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। ऑलराइट, okay, the third question over here is the MV Empress will not sail to which of the ports of Sri Lanka। हमने पढ़ा MV Empress है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज़ शिप है हमारी। तो वो श्रीलंका के किन किन पोर्ट्स तक जाएगी, हमें पहचानना है इसमें से वो पोर्ट कौन सा नहीं है। ओके, विच इज़ नॉट दैट पोर्ट, जहाँ पे ये नहीं जाएगी। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो हम्बनटोटा तो था, है ना, हम्बनटोटा था, त्रिनकोमाली भी था एंड कनके संथुराई भी था। जो नहीं था वो था कोलंबो पोर्ट। ये बेसिकली 3 ही पोर्ट्स तक जाने वाली थी, तो ये है वो 3 पोर्ट्स। कोलंबो पोर्ट उसमें से नहीं था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द ओशन सेंसस इनिशिएटिव। जो हमने अभी पढ़ा इनिशिएटिव था, सेंसस कंडक्ट करवाएंगे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट एम्स टू डिस्कवर 1 लाख न्यू मरीन स्पीशीज़ विद इन 5 ईयर्स। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय निकॉन एंड नेक्टन फाउंडेशंस। आपको पहचानना है कि कौन से इसमें से सही है, विच आर द करेक्ट वंस। ओके, क्या दोनों सही है या एक ही सही है, क्या है सही? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 ईयर्स दिया है ये गलत है, ये 5 नहीं बल्कि 10 ईयर्स था। और इट इज़ जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय होम, निकॉन नहीं था बल्कि था ये निप्पॉन। ओके, निप्पॉन था, ठीक है। और नेक्टॉन ये सही था, लेकिन निकॉन की जगह निप्पॉन आना था। ऑलराइट, तो ये दोनों अगेन हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो हमारा आंसर बन जाता है नन ऑफ दी अबव। ओके, लास्ट क्वेश्चन about cyclone Biparjoy. Okay, now the cyclone system poses a threat to India's southwest monsoon winds। क्या ये आपको बताना है ये सही है या गलत है, ठीक है। which of the above are correct। ओके, सेकेंड है the cyclone was named by India। चलिए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स सी द राइट आंसर। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये थ्रेट पोजेस करता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमारी जो मानसून है वो लेट आने के चांसेस हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। साइक्लोन का नाम किसने रखा था, तो इंडिया ने नहीं रखा है, बांग्लादेश ने रखा है। ओके, बांग्लादेश ने। तो इससे हमारा आंसर क्या बन जाता है, ए, दैट इज़ ओनली 1। ऑलराइट, तो ठीक है, आज के लिए हमारी ये करंट इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और किसी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग हार्ड, डू वेल एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।